हेलो दोस्तों, इलेक्ट्रिक करंट की जर्नी को आगे बढ़ाते हुए आज हम इलेक्ट्रिक करंट के न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे। अलोंग विद दैट वील स्टार्ट इलेक्ट्रिक वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, जैसे कि आपको पता है पिछली क्लास में हमने इलेक्ट्रिक करंट जो है वो शुरू करके ख़त्म कर दिया था और उसके साथ हमने एक न्यूमेरिकल किया था लास्ट में, याद आया? आप में से कई लोगों ने उसका सही आंसर भी दिया था, विच वॉज एक्सीलेंट। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता था? फ्लो ऑफ चार्जेस को हम जनरल लैंग्वेज में बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। चार्ज पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी हो सकता है, बट हम पढ़ चुके हैं कि जो चार्जेस फ्लो होते हैं वो मेजरली कौन से होते हैं? एग्जैक्टली नेगेटिव चार्जेस होते हैं, क्योंकि नेगेटिव चार्ज देता है इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का फ्लो इज़ वेरी 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 इजी एज कम्पेयर टू द फ्लो ऑफ अ प्रोटॉन। उसके बाद हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नीट्यूड या इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन करने के लिए हम बोलते हैं दैट द करंट इज़ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस और द अमाउंट ऑफ चार्जेस flowing through a cross section in a unit time और in time t। इस ही डेफिनेशन के बेसिस पे हमने डिराइव किया था फॉर्मूला I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। रेट है तो मतलब डिनोमिनेटर में क्या आएगा? टाइम, और डेफिनेशन बोलती है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, तो चार्जेस जो है वो आ जाएगा न्यूमरेटर में। तो I करंट इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, ये फॉर्मूला था। करंट का ऐसा यूनिट होता है एम्पियर। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल ए। एंड करंट को हम कूलम्ब पर सेकंड भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि करंट होता है चार्ज अपॉन सेकंड, चार्ज मतलब कूलम्ब, टाइम मतलब सेकंड, ऐसा यूनिट की बात की जा रही है। तो एम्पियर इंटरचेंजेबली क्या होता है? कूलम्ब अपॉन सेकंड। इसी के साथ करंट की जर्नी को आज कंप्लीट करेंगे हम, और करंट का सेकंड न्यूमेरिकल हम देखते हैं जो कि बोर्ड पे लिखा है, देख चुके होंगे। कैलकुलेट द करंट थ्रू अ क्रॉस सेक्शन इफ 1000 कूलम चार्जेस पास थ्रू इट इन 20 मिनट्स। देख लो क्या हो रहा होगा। उसके बाद आई वॉन्ट एवरीवन टू आंसर एंड राइट द करेक्ट आंसर इन द चैट बॉक्स। ये एक वायर है, ये उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है, मतलब उसे अगर मैं काटूं और उसे मैं यहाँ से देखूं तो यहाँ पे जो मुझे एरिया दिखेगा वो होगा क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो 1000 कूलम चार्जेस जो हैं वो पास कर रहे हैं क्रॉस सेक्शन से इन अ टाइम ऑफ 20 मिनट्स। यू नीड टू कैलकुलेट द करंट थ्रू द क्रॉस सेक्शनल एरिया। I want each and everyone to answer this question and write the answer in the chat box fast. You have 40 more seconds to attempt this question. आपको सिर्फ फिगर आउट करना है कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है और आपके पास उस चीज़ से रिलेटेड नॉलेज है या नहीं। अगर नॉलेज है तो कैसे अप्लाई किया जाएगा। दैट इज़ द सिंपलेस्ट ट्रिक फॉर ईच एंड एवरी न्यूमेरिकल दैट यू विल फेस। तो द टाइम इज़ ओवर, समय समाप्त हुआ। होपफुली कई लोगों के, ज़्यादातर लोगों के आंसर आ गए होंगे। जिनको डाउट है, जिनके आंसर नहीं आए हैं, वो बोर्ड पे ध्यान से देखें और आपको पता चलेगा कि ये क्वेश्चन बहुत इजी है। इस जैसे कोई सा भी क्वेश्चन आएगा तो आप कर सकते हो। तो हमें क्या बोला गया कि हमें निकालना है करंट कब?
जब इतना चार्ज पास करता है क्रॉस सेक्शन से इतने टाइम में। तो सबसे पहले मुझे आंसर लिखने के लिए देखना होगा कि गिवन क्या क्या है। गिवन क्या है मेरे पास, चार्ज कितना है 1000 कूलम, और क्या दिया है मुझे, टाइम कितना दिया है 20 मिनट्स। अब जिन जिन ने गलती की होगी यहाँ पे गलती की होगी। हमारी कोशिश ये रहनी चाहिए कि हम शुरू से ही सारी क्वांटिटीज़ को एसआई यूनिट में कन्वर्ट कर दें, तो जो आंसर है हमारा वो भी एसआई यूनिट में आएगा। करंट का एसआई यूनिट होता है एम्पियर, तो अगर मैं चार्ज और टाइम दोनों को एसआई यूनिट में कर दूंगा कन्वर्ट, तो आंसर मेरा ऑटोमेटिकली एम्पियर में आ जाएगा, जो कि करंट का एसआई यूनिट होता है। तो क्या टाइम का एसआई यूनिट मिनट होता है? द आंसर इज नो। टाइम का एसआई यूनिट क्या होता है, सेकंड होता है। तो 1 मिनट में कितने सेकंड होता है, 60। 20 मिनट में कितने सेकंड होंगे, 1200 seconds. Now we have time in SI unit, we have charge in SI unit, we know that the formula which connects Q, T and the quantity that is to be found, which is the current, is I is equal to Q upon T. I, Q और T को ये इकलौता फार्मूला है जो ईजिली कनेक्ट करता है। आपको सिर्फ वैल्यू पुट करनी है 1000 अपॉन 1200, 0 0 कैंसिल। इसे आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 0.83। यूनिट लिखना हम नहीं भूलेंगे। अगर यूनिट लिखना भूल गए हैं तो आंसर सही होने के बाद भी नंबर कटेंगे, विच इज़ वेरी अनफेयर, बट दैट इज़ द ट्रूथ। तो यूनिट लिखना किसी भी क्वेश्चन में हमें नहीं भूलना है। यहाँ पे करंट आया है एसआई यूनिट में, करंट का एसआई यूनिट होता है एम्पियर, गिवन बाय कैपिटल ए। तो I इज इक्वल टू 0.83 एम्पियर। क्या ये क्वेश्चन ईजी है? ऑफ कोर्स इट्स वेरी 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 ईजी। इसी के साथ हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रेडी? I want each and everyone to have pen in their hands, copy before them, and everyone to attempt correctly this question. ठीक है? क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, you can write it. ये एक बल्ब है और ये कहानी हमारे क्वेश्चन में बल्ब के अराउंड रिवॉल्व करेगी। तो ये जो बल्ब है, a current of 0.25 amperes, a current of 0.25 ampere is allowed to pass through this bulb. Please note down the question. A current of 0.25 ampere is allowed to pass through the bulb for a time of 2 hours. 2 घंटे के लिए इतना करंट बल्ब के थ्रू फ्लो करता है। यू नीड टू कैलकुलेट कि 2 घंटे में बल्ब के थ्रू कितने चार्जेस फ्लो हुए होंगे। कैलकुलेट द चार्ज, ये कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू द बल्ब if a current of 0.25 ampere is allowed to pass through it for 2 hours. Your time starts now. You have 30 seconds to attempt this question. Please be fast and accurate.
सो गाइस द टाइम इज़ ओवर, समय समाप्त हुआ. And I beg your pardon, I apologize for the bad handwriting, but I think it is at least legible. और इसी handwriting के साथ I scored good marks in my 10th board. Later on in the videos when you come for offline center, I'll share that if you have bad handwriting and you can't help it, how can you write perfect answers, how can you decorate your sheet, how should you make diagrams, how you should write paragraphs, each and everything about answer writing. But first let's focus on the question before us. एक बल्ब था जिसके थ्रू 0.25 एम्पियर करंट पास हो रहा था. कितनी देर के लिए पास हुआ? 2 घंटे के थ्रू करंट पास हो रहा था, मतलब उसके अंदर चार्जेस फ्लो हो रहे थे, है कि नहीं? हमें सिर्फ निकालना है कि कितने चार्ज फ्लो हुए 2 घंटे में. क्या क्या गिवन है? न्यूमेरिकल आसान करने का तरीका देख लो. गिवन क्या है, निकालना क्या है और कौन सा फॉर्मूला उन दोनों को कनेक्ट करता है. मतलब एक ब्रिज की तरह है. यहाँ पे तुम लिखो गिवन, यहाँ पे तुम लिखो कि निकालना क्या है, टू फाइंड. और ये दोनों लिखने के बाद एनालाइज करो कि इन दो चीज़ों को कौन सा ब्रिज जोड़ता है. कौन सा ब्रिज मतलब कौन सा फॉर्मूला टू फाइंड और गिवन को जोड़ता है. गिवन क्या है हमें? करंट कितना है? 0.25 एम्पियर. और क्या गिवन है? टाइम कितना है? 2 आवर्स. समझदार हो, पिछले क्वेश्चन में देख चुके हो कि आर ऐसा यूनिट नहीं होता. ऐसा यूनिट क्या होता है? सेकंड. तो 1 घंटे में कितने आवर्स होते हैं, कितने मिनट होते हैं? 60. तो 2 घंटे में इतने मिनट हुए. 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड होते हैं. तो इनटू 60 और कर दिया. 2 घंटे में इतने मिनट और इतने सेकंड. तो ये टोटल अमाउंट ऑफ सेकंड्स है इन 2 आवर्स. कितना होगा? 6 6 36, 00 3600 इंटू 2 7200 सेकेंड्स. निकालना क्या है? टू फाइंड क्या है बच्चों? चार्ज क्यू. कौन सा फॉर्मूला है जो आई, टी और क्यू को कनेक्ट करता है? वेरी गुड, सब लोग समझदार हैं, सब लोग बता चुके हैं. आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी. Q इज इक्वल टू आई टी. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, T को ऊपर भेज दिया. तो 0.25 इंटू 7200 ये आप सॉल्व करोगे. 0.25 मतलब इसका 1/4. बात आई समझ? बात आई समझ? क्योंकि 0.25 को क्या लिख सकते हैं? 25/100 जो कि होता है 1/4. तो 7200 का 1/4 कितना होता है? 7200 का आधा होता है 3600, उसका आधा होता है 1800. ऐसा यूनिट लिखना भूल गए तो नंबर कट जाएंगे. बिना मतलब के ऐसा यूनिट लिखना नहीं भूलना. यहाँ पे कौन सा ऐसा यूनिट लिखा जाएगा? एग्जैक्टली कूलम, क्योंकि चार्ज की बात हो रही है. कूलम इज डिनोटेड बाय कैपिटल C एंड नॉट स्मॉल c. आई होप सभी का आंसर आया होगा. जिन का नहीं आया वो अपनी गलती को समझ गए होंगे. Even if there is some doubt which remains, you can ask in the live chat. अगला क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है. बोर्ड में जो भी आंसर आएगा ओरली नहीं करना, इतने समझदार हो, पता होगा. सिस्टमैटिकली करना है. गिवन, टू फाइंड, फॉर्मूला यूज, स्टेप बाय स्टेप सब लिख के करना है. क्योंकि स्टेप मार्किंग भी मिलती है हमें बोर्ड में. अगर लास्ट आंसर मेरा सही नहीं है और मेरे स्टेप सही हैं, फॉर्मूला सही है, तो मुझे नंबर मिलेंगे. अगर मैं सिर्फ करेक्ट फॉर्मूला लिख के भी आ रहा हूँ तो भी मुझे नंबर मिलेगा. तो अगर मुझे इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन आया और तुम्हें लग रहा है इसमें करंट का फॉर्मूला लगेगा, तो कुछ समझ नहीं आ रहा, तो तुम सिर्फ फॉर्मूला लिख के आओ, छोड़ो नहीं उसे. बात आ रही है समझ? इसीलिए हमें जब भी न्यूमेरिकल करेंगे तो स्टेप बाय स्टेप अच्छे से सिस्टमैटिकली करना है हमें. तो इलेक्ट्रिक करंट का आज का आखिरी क्वेश्चन, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, वो सब लोग ध्यान से सुने और सॉल्व करें. एवरीवन इज रेडी? ओके, लेट्स स्टार्ट. 6 × 10⁻17 इलेक्ट्रॉन्स पास थ्रू अ क्रॉस सेक्शन. ये पास थ्रू अ एरिया, पास थ्रू एन एरिया in a time of 1 minute
6 into 10 raised to power 17 electrons pass through an area in a time of 1 minute. Calculate the current through that area. Calculate the current through that area. You have 25 seconds to attempt this question. It's a very good question and it's a very simple question. Please be fast and accurate. ठीक है बच्चों, तो समय समाप्त हुआ। अगर आप ये क्वेश्चन कर लेते हो तो अ बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। आप लॉजिकली सोच पा रहे हो, आप में फिज़िक्स का एक्यूमेन है। आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट यू। और वो लोग जो ये नहीं कर पाए हैं और समझाने के बाद उन्हें समझ आ जाता है और वो सही करने लगते हैं सेकेंड अटेम्प्ट में, आई लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट टू यू टू। आप भी आगे के सारे एग्ज़ाम्स में, जहाँ फिज़िक्स है, केमिस्ट्री है, ओलंपियाड्स हैं, IIT JEE है, नीट है, उसमें यू कैन स्कोर वेरी वेरी वेल। सब कुछ लॉजिकल है। जैसे कि ये क्वेश्चन ऐसा नहीं देखना हमें कि हाँ फॉर्मूला अप्लाई किया और आंसर आ गया। नो, द करेक्ट वे ऑफ थिंकिंग इज़ इतने इलेक्ट्रॉन्स एक एरिया में पास कर रहे हैं 1 मिनट में, उसमें करंट कितना है। हमारे बैक ऑफ द माइंड में सबसे पहले थिंकिंग होनी चाहिए कि इसमें करंट होगा ही क्यों। आंसर आपको पता है, इसमें करंट क्यों होगा, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स क्या देते हैं? चार्ज देते हैं। और जब भी किसी एरिया से चार्ज फ्लो होता है तो हम बोलते हैं वहाँ पे करंट है। तो दिस इज़ द रीज़न कि यहाँ पे करंट है। हमारा अगला टास्क है निकालना कितना करंट है। अब देखो, अभी तक जितने क्वेश्चन थे उसमें चार्ज दिया था या चार्ज निकालना था। तो I दिया था या I निकालना था। तो I इज इक्वल टू Q/T फॉर्मूला हम यूज़ कर रहे थे। तो या तो ये निकालना होता था या तो ये निकालना होता था। यहाँ पे ना मुझे चार्ज दिया ना मुझे करंट दिया। मुझे करंट निकालना है, बट आई डोंट नो व्हाट द चार्ज इज़। What is the charge? Yes, as we have studied that quantization याद है, जिसके न्यूमेरिकल भी हमने किए थे। चार्ज कितना होता है? NE के बराबर होता है अपॉन टाइम। तो करंट को मैंने अपनी प्रायर नॉलेज से NE के फॉर्म में लिख दिया। मतलब जो चार्जेस हैं वो इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की वजह से ही तो होंगे। तो एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज और कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, बस ये जब मैं करूँगा तो मेरे पास करंट आ जाएगा। N कितने मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6 × 10⁻17 इलेक्ट्रॉन्स हैं। एक पे चार्ज कितना होता है? 1.6 × 10⁻−19 कूलम्ब होता है। टाइम कितना है? 1 मिनट। क्या 1 मिनट SI यूनिट है? नहीं, SI यूनिट होता है सेकंड। तो इसे मैंने सेकंड में कन्वर्ट कर दिया। 6 से गया ये 10 बचा, तो ये कितना हो गया? 0.16 × 10⁻−19 × 10⁻17। ये आपको पता है कितना हो जाएगा? 0.16 × 10⁻17 तो 0.16 × 10⁻2 या 1.6 × 10⁻3 एम्पियर। ईजी है या नहीं है? Ain't it a very easy question? You just have to break it
You just have to break this Q into any and it's a very simple calculation. एक चीज़ बताना मैं चाहूँगा, यहाँ पे 10⁻³ है, मतलब अपॉन 1000। तो 1 एम्पियर को जब 1000 पार्ट में ब्रेक करते हैं तो क्या बनता है? 1 मिली एम्पियर। तो 1 एम्पियर इज इक्वल टू 10⁻³ मिली एम्पियर, और वी कैन से 1 मिली एम्पियर इज इक्वल टू 10⁻³ एम्पियर्स। मतलब ये है कितना? 1.6 मिली एम्पियर। If the answer is asked in terms of milliamperes, we know that it will be 1.6 milliamperes. Just go through this question, and it's a very, very, very easy question, as you can see. कुछ लोग के पास डाउट हो सकता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के साथ नेगेटिव क्यों नहीं लिया। नेगेटिव इसीलिए नहीं लिया क्योंकि इस क्वेश्चन में मुझे सिर्फ करंट का मैग्नीट्यूड निकालना था। तो करंट अगर प्लस आए या माइनस आए, मुझे उसका कंसर्न नहीं था इस क्वेश्चन में। आई जस्ट नीडेड कि कितना करंट फ्लो होगा, एंड द आंसर इज 1.6 मिली एम्पियर। दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू द क्रॉस सेक्शन इन दिस केस। एक क्वेश्चन जो कि मैं चाहूँगा तुम लोग ओरली करो बिना पेन कॉपी उठाए, वो क्वेश्चन है, shall I begin? 6.25 into 10⁻18 electrons pass through a cross section in a time of 1 second. Calculate the current through the cross section. 6.25 into 10⁻18 electrons pass through a cross section in a time of 1 second. Calculate the current through the cross section. You have 10 seconds to think through this question, and I would recommend you don't use a pen and a copy to answer this question. Let your mind do the job. Let your mind do the job. कितने इलेक्ट्रॉन मैंने बोला? 6.25 इंटू 10⁻18। ये नंबर जो है ये बोला गया था 2 क्लास पहले कि याद करना है। किस चीज़ का नंबर होता है ये? इतने इलेक्ट्रॉन मिलके कितना चार्ज बनता है? 1 कूलम्ब। बस अगर ये बात तुम्हें याद थी तो ये क्वेश्चन ओरली हो सकता है। तो जब इतने इलेक्ट्रॉन मिलते हैं तो चार्ज बनता है 1 कूलम्ब, और ये 1 कूलम्ब चार्ज कितने टाइम में पास हुआ? 1 सेकेंड में। तो 1 कूलम्ब अपॉन 1 सेकेंड कितना करंट आएगा? 1 एम्पियर। इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन इफ यू नो द लॉजिक। तो होपफुली करंट की कहानी, करंट का फॉर्मूला, करंट के न्यूमेरिकल सब आपको समझ आया होगा। इसी समझ के साथ, इसी नॉलेज के साथ हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, जो है इलेक्ट्रिक वोल्टेज या पोटेंशियल, या जैसे हम पोटेंशियल डिफरेंस भी कहेंगे। तो यार इलेक्ट्रिसिटी हम पढ़ रहे हैं, अगेन थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। और अपने कॉलोनी की तरफ अपना ध्यान ले चलो। तुम्हारी कॉलोनी में, जैसे कि सारी कॉलोनीज में होती हैं, कुछ बिल्डिंग्स ऊंची होंगी, अपार्टमेंट्स फॉर एग्जांपल, कुछ 2 स्टोरी बिल्डिंग होंगी, कुछ 1 स्टोरीड बिल्डिंग होंगी, कुछ 3 स्टोरीड बिल्डिंग होंगी। तो ये तुम्हारी कॉलोनी का सीन है। इमेजिन करो तुम्हारे घर के पास एक बड़ी बिल्डिंग है और ये उसके साइड में एक छोटा घर है। अब मैंने क्या किया, एक पानी के पाइप के थ्रू, एक हॉलो पाइप है विच कैरीज वाटर, इन दोनों टेरेसेस को मैंने जोड़ दिया। ये बिल्डिंग नंबर 1 है, ये बिल्डिंग नंबर ए है, ये बिल्डिंग नंबर बी है। जैसा कि आप देख पा रहे हो, बिल्डिंग ए पे हाइट ज़्यादा है, बिल्डिंग बी की हाइट कम है। अब इमेजिन करो मैंने इन दोनों छतों पे पानी रख दिया, पानी का एक बड़ा सा पूल मैंने यहाँ पे रख दिया और यहाँ पे रख दिया। तुम मुझे बताओ
पानी कहाँ से कहाँ फ्लो होगा? विल इट फ्लो फ्रॉम टेरेस ए टू बी और विल इट फ्लो फ्रॉम टेरेस बी टू ए? मोटर वोटर कुछ यूज़ नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ बहुत सारा पानी रखा है हमने इन दोनों ओपनिंग्स के पास। तो पानी कहाँ से कहाँ फ्लो होगा? एग्जैक्टली द आंसर इज द वाटर विल फ्लो फ्रॉम टेरेस ए टू टेरेस बी। वाई? सभी लोग आंसर दे पाएंगे इसका, क्योंकि टेरेस ए जो है वो हायर है और हम बचपन से देखते आ रहे हैं पानी फ्लो होता है फ्रॉम अ हाइट टू अ लोअर हाइट। इसी लॉजिक के साथ तुम इसका भी आंसर दे पाओगे। एक ये यू शेप्ड का ट्यूब है, ठीक है, ट्यूब के अंदर मैंने इस तरीके से कुछ पानी भरा और यहाँ पे पानी को मैंने होल्ड कर दिया एक प्लेट लगा के। यहाँ पे भी मैंने प्लेट लगा के पानी को होल्ड कर दिया। अब जैसे ही मैं ये प्लेट्स हटाऊंगा तो पानी 1 से 2 पे जाएगा या 2 से 1 पे जाएगा। जैसे ही मैंने ये दोनों डोर्स खोले, प्लेट्स हटाई, विल द वाटर फ्लो फ्रॉम 1 to 2 और 2 to 1? Exactly, the answer is the water will flow from 1 to 2 because 1 is at a higher height. ग्रेविटेशन की कहानी, पोटेंशियल एनर्जी की कहानी सब बैकग्राउंड में चल रही है, लेकिन वो मेरे काम की अभी नहीं है। मेरे काम का क्या समझना है कि पानी फ्लो होता है फ्रॉम अ हायर हाइट टू अ लोअर हाइट। सिमिलरली अपन आ जाते हैं हीट पे। ये कंडक्टर है मेरा, मान लो लोहे का, आयरन का पीस है ये, और मैंने यहाँ पे फ्लेम लगा दिया। जब मैं यहाँ पे फ्लेम लगाऊंगा, आग लगाऊंगा, तो ये एरिया जो है वो गर्म हो जाएगा और ये एरिया शुरू में ठंडा ही रहेगा। तो हीट फ्लो जो होगी वो कहाँ से कहाँ होगी? फ्रॉम अ वार्मर एरिया, फ्रॉम अ हॉटर एरिया टू अ कूलर एरिया। तो हीट का फ्लो होता है फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। पानी का फ्लो होता है फ्रॉम हायर हाइट टू अ लोअर हाइट। सिमिलरली जब चार्जेस का फ्लो होता है, जो कि हम पढ़ रहे हैं पिछले 2 क्लासेस से कि चार्जेस फ्लो करते हैं और करंट को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, तो चार्जेस का फ्लो किस वजह से होता है? जैसे कि पानी का जो फ्लो होता है वो पानी की हाइट की वजह से होता है। हीट का फ्लो जो होता है वो हीट या टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से होता है। तो चार्जेस का फ्लो क्यों होता है? चार्जेस का फ्लो होता है ड्यू टू वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज याद करने का सबसे बेसिक जो लेयर है वो तुम्हें ये समझ आ जानी चाहिए दिमाग में कि चार्ज फ्लो करवाने का जो पावर है, जो एंटिटी है, उसे हम बोलते हैं वोल्टेज। जस्ट लाइक पानी को फ्लो कराने की जो एंटिटी होती है वो होती है हाइट डिफरेंस। तो वोल्टेज वो चीज़ है जो चार्ज को या करंट को फ्लो करवाती है। दूसरी चीज़ याद करने की, समझने की ये है कि जैसे कि पानी फ्लो होता है फ्रॉम हायर हाइट टू अ लोअर हाइट, सिमिलरली द वोल्टेज फ्लोज फ्रॉम और द करंट फ्लोज फ्रॉम अ हायर वोल्टेज टू अ लोअर वोल्टेज, और द करंट फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू अ लोअर पोटेंशियल। कैसे होता है, क्या होता है, वो थोड़ी देर में समझ आ जाएगा। बट वी नीड टू अंडरस्टैंड करंट का फ्लो क्यों होता है? बिकॉज ऑफ वोल्टेज डिफरेंस और बिकॉज ऑफ वोल्टेज, एंड द करंट फ्लोज फ्रॉम अ हायर वोल्टेज टू अ लोअर वोल्टेज। अब हम थोड़ी देर के लिए वोल्टेज की जो है टेक्निकल डेफिनेशन पे आ जाते हैं, फिर अपन लॉजिकल पार्ट पे वील स्विच टू इट कि हाउ डज वोल्टेज और हाउ डज बैटरी प्रोवाइड वोल्टेज। वील स्विच टू इट इन सम टाइम, बट लेट अस स्टडी द मैथमेटिकल और द टेक्निकल और द फिजिकल डेफिनेशन ऑफ वोल्टेज फर्स्ट। तो इमेजिन करो कि यहाँ पे पॉइंट ए है और पॉइंट ए पे कुछ चार्जेस रखे हुए हैं, कुछ पॉजिटिव चार्जेस जो हैं पॉइंट ए पे रखे हुए हैं। ये जो है पॉजिटिव चार्जेस हैं जो कि पॉइंट ए के अराउंड रखे हुए हैं, ठीक है।
एक कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कि हम 12th में पढ़ेंगे, अभी वो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बट जैसे कि मैग्नेट होता है, मैग्नेट के अराउंड एक एरिया होता है जहाँ पे मैग्नेट अट्रैक्ट रिपेल करता है, उसे हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। सिमिलरली इलेक्ट्रिक चार्ज के अराउंड एरिया जहाँ पे उसका जो इन्फ्लुएंस है वो फील किया जा सकता है, उसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये पॉइंट ए के अराउंड जो चार्जेस हैं उनकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुई होगी। ठीक है, बस इतना समझ लेते हैं। तो पॉइंट ए पे कुछ पॉजिटिव चार्जेस रखे हुए हैं और एक मैंने सिंगल पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज बहुत दूर रखा हुआ है। बहुत दूर कहाँ पे रखा है? इन्फिनिटी पे रखा है। इन्फिनिटी मतलब क्या होता है? बहुत दूर। तो एक सिंगल यूनिट पॉजिटिव चार्ज मैंने कहाँ पे रखा है? इन्फिनिटी पे। तो जब पॉइंट ए से बहुत दूर कोई पॉजिटिव चार्ज रखा होगा तो ना अट्रैक्शन होगा ना रिपल्शन होगा। अब मैंने क्या किया, ये जो चार्ज था मेरा, मान लो ये मेरा यूनिट पॉजिटिव चार्ज है जो कि इन्फिनिटी पे रखा है, तो मैंने इस चार्ज को पकड़ा, आई ग्रैब द चार्ज एंड आई स्टार्टेड मूविंग इट टूवर्ड्स द पॉइंट ए। तो ये चार्ज कैसा है दोस्तों? पॉजिटिव है। पॉइंट ए के अराउंड जो चार्जेस हैं वो कैसे हैं? पॉजिटिव हैं। तो जब दो चार्जेस जो कि पॉजिटिव हैं जब ये पास में आते हैं तो क्या होता है? अट्रैक्शन या रिपल्शन? एग्जैक्टली, द आंसर इज रिपल्शन, बिकॉज लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। तो जब ये पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज की तरफ आएगा तो यहाँ पे रिपल्शन होना शुरू हो जाएगा। अब जब रिपल्शन होगा तो ये चार्ज वापस दूर जाना चाहेगा, बट मैंने अपने हाथ में से पकड़ लिया और मैं अपने हाथ की एनर्जीज पे लगा रहा हूँ ताकि ये पास आ पाए। मतलब मेरा हाथ इस चार्ज पे क्या कर रहा है? वर्क डन कर रहा है। इट इज़ डूइंग वर्क ऑन दिस चार्ज टू ब्रिंग इट क्लोजर। अब देखो रिपल्शन बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, और मेरे हाथ का जो वर्क डन है वो भी बढ़ता जा रहा है। और मैं एनर्जी लगाई, वर्क डन किया 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 और इसे मैं यहाँ पे ले आया। तो मैंने क्या किया? अपने हाथ का वर्क डन करके, अपनी बॉडी का वर्क डन करके, यूनिट पॉजिटिव चार्ज जो कि इन्फिनिटी पे था उसे मैं कहाँ पे ले आया? पॉइंट ए पे ले आया। और ये करने में मुझे कितना वर्क डन लगा? लेट से W। लेट से कितना? W। तो वोल्टेज की डेफिनेशन बोलती है कि क्या बोलती है? द वोल्टेज एट अ पॉइंट ए in the electric field is defined as the voltage at a point A in the electric field is defined as the amount of work done to bring a unit positive charge from infinity to that point in the electric field. The work done to bring a unit positive charge from infinity to the point A is known as the work done, is known as the potential at point A. It is as simple as that. मतलब voltage is equal to work done कब? जब मैं सिंगल यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाता हूँ कहाँ पे? पॉइंट ए पे। वर्क डन क्यों करना पड़ रहा है ये तो आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि ये रिपल्सिव फोर्सेस हैं और अगर मुझे इन्हें पास लाना है तो मुझे अपनी बॉडी का कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। अब ज़रूरी नहीं है हर केस में मेरी बॉडी हो, वो काम बैटरी भी कर सकती है, वो काम कोई सा भी सोर्स कर सकता है। तो वोल्टेज का मतलब होता है वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। बट किताबों में तुम ऐसी डेफिनेशन, ऐसा फॉर्मूला लिखा नहीं देखोगे। तुम किताब में क्या देखते हो? वोल्टेज का कुछ ऐसा फॉर्मूला लिखा होता है, वोल्टेज इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज। तो मैंने जो फॉर्मूला लिखा था और इस फॉर्मूले में क्या फ़र्क है? क्या मेरा फॉर्मूला गलत था कि ये फॉर्मूला गलत है, या दोनों सेम है? देखो अपन ने अभी डेफिनेशन दी है एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज के लिए, बट लेट से वहाँ पे एक चार्ज नहीं है, इन्फिनिटी पे Q चार्जेस हैं।
बात आई समझ? एक पे वर्क डन होता था W, वो कहानी ख़त्म हो चुकी है। अब चार्जेस हैं Q, और Q चार्जेस को पॉइंट A पे लाने में वर्क डन करना पड़ता है W। Q चार्जेस को पॉइंट A पे लाने में वर्क डन करना पड़ता है W। तो एक चार्ज को A पे लाने में कितना वर्क डन करना पड़ता होगा? W/Q होगा या नहीं होगा? कहानी अगर समझ नहीं आई तो ऐसे समझो, अगर 10 लोग मिल गए, इफ़ 10 people can eat 100 rotis, if 10 people can eat 100 rotis, what would be the amount of rotis eaten by one person? So the answer would be 100 total number of rotis upon total number of people, 100 upon 10. So one person will eat 10 rotis. Similarly, if the total work done is W and the total charges is Q, then the work done per unit charge is W/Q। ये वही चीज़ है जो हमने थोड़ी देर पहले डिफाइन की थी। कैसे? अगर Q हो जाता है कितना 1, तो V कितना हो जाएगा? W के बराबर। सिंपल है या नहीं है? डेफिनेशन ये तो थी, द वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज पोटेंशियल। तो V = W हो गया कब? जब Q = 1 हुआ। तो मैं क्या बोलूँगा कि ये जेनेरिक केस है वोल्टेज का, कि जो हर जगह वैलिड होता है, और ये स्पेशल केस है जो डेफिनेशन के लिए यूज़ होता है। ये स्पेशल किस तरीके से है? ये स्पेशल है कि जब चार्ज कितना होगा 1, तो डेफिनेशन मेरी बन जाएगी, जो कि मैंने अभी डिफाइन किया है। और नॉर्मल केसेस में अगर चार्ज है 5 कूलम, 10 कूलम, कुछ भी है, तो ये वाला फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। सिंपल है या नहीं है? तो वोल्टेज कुछ नहीं होता, वोल्टेज होता है वो वर्क डन जो कुछ चार्जेस पे लगता है जब उन्हें लाते हैं हम इन्फिनिटी से कहाँ पे? किसी भी पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे वोल्टेज निकाला जा रहा है। तो अगर मुझे ये पेन की टिप के ऊपर वोल्टेज निकालना है कितना है, तो क्या होना पड़ेगा? इस पेन की टिप पे कुछ होंगे पॉजिटिव चार्जेस, ठीक है। अब हमें निकालना है कि ये जो पेन की टिप पे पॉजिटिव चार्जेस हैं, उनकी वजह से यहाँ पे पोटेंशियल कितना आता है। तो मैं क्या करूँगा? एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज लूँगा, उसे ले जाऊँगा इन्फिनिटी पे, और उसे मैं धीरे 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 यहाँ पे लाऊँगा। रिपल्शन होगा, मेरी बॉडी वर्क डन कर रही है, वर्क डन किया 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 किया, और ये दोनों पास में आ गए। तो जो टोटल वर्क डन है टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट, इट इज़ नोन एज दी वोल्टेज एट दिस पॉइंट। और अगर सिंगल चार्ज की जगह में Q चार्जेस लाता हूँ, तो वोल्टेज हो जाएगा वर्क डन अपॉन Q, क्योंकि W वर्क डन है Q चार्जेस को लाने में, तो एक चार्ज पे लाने के लिए वर्क डन कितना होगा? W/Q। तो आज की क्लास में हम इतने ही रखते हैं। वोल्टेज की न्यूमेरिकल्स, वोल्टेज डिफरेंस और वोल्टेज में जो जो छूटा हुआ है वो हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे।